Hello everyone. The topic which we are going to understand today is ratio and proportion. So in this video we will be learning about the concepts of ratio and proportion, some of the terms related to it, and how to solve various questions which are asked in various competitive examination in the last few years. That all we will be understanding in this video. So let's start with the concepts of your topic, that is ratio and proportion. So सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशो क्या होता है. सो रेशो, अगर हमें कोई भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है जिनकी यूनिट सेम है, मतलब सेम यूनिट्स की यदि दो क्वांटिटीज को हमें कंपेयर करना है, सो देयर कुड बी वेरियस मेथड. सो वन ऑफ द मेथड ऑफ कंपेयरिंग एनी टू क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट्स इज योर रेशो. अगर हमारी दो क्वांटिटीज जिन्हें हमें कंपेयर करना है, दैट इज योर ए एंड बी, जो दो क्वांटिटीज हैं वो एक है ए और एक है बी, तो हम या तो उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इट कुड बी रिटन एज ए अपॉन बी ऑल्सो, और वी कैन राइट इट एज ए इज टू बी. जो रेशो का साइन होता है, दिस इज द साइन फॉर द रेशो. सो दो क्वांटिटीज जिन्हें हमें कंपेयर करना है, इफ इट इज योर ए एंड बी, in terms of ratio we will be writing it as a is to b, where a is known as your first term, this is your first term, and b is your second term. जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्वेंट. यानी कि यदि कोई रेशो है हमारे पास 2:3, इस केस के अंदर 2 will be the antecedent and 3 will be your consequent. This is how we can write it. अगर इस रेशो के अंदर हम दोनों ही जो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, उसे किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, उस केस के अंदर ये जो रेशो है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. यानी 2:3 यदि हमारे पास कोई रेशो है, 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बिकम 4, एंड 3 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये दोनों टर्म्स हैं उन दोनों को ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. सो दिस रेशो विल बिकम 4:6, एंड 2:3 विल बी इक्विवेलेंट टू योर 4:6. इनकी वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं होगा. दिस कुड इवन बी रिटन एज योर 4:6. सिमिलरली यदि हमारे पास कोई रेशो है, उसको हम किसी कॉमन नंबर से डिवाइड भी करें, इन दैट केस ऑल्सो द रेशो विल रिमेन सेम. सपोज योर रेशो इज 9:12. अगर हमारे पास कोई रेशो है 9:12 का, अब ये दोनों ही 3 से डिवाइड किए जा सकते हैं. तो सपोज हमने इन दोनों को ही 3 से डिवाइड किया, सो 3 3s are 9 and 3 4 is 12. सो यदि हम 9:12 लिखते हैं रेशो, या फिर हम 3:4 लिखते हैं, द वैल्यू विल रिमेन सेम, बोथ विल बी ऑन इक्वल ओनली. Now what proportion is? अगर हमारे पास कोई दो रेशो हैं जो इक्वल हैं, like as we are saying these two ratios are equal, these two ratios are equal, यानी कि यदि कोई दो रेशो हैं जो कि इक्वल हैं, so we say that both the ratios are in proportion. यानी दो रेशोज इक्वल होने पे they are said to be in proportion. Suppose one of the ratio is your a is to b and another ratio is your c is to d. एक रेशो a is to b है, दूसरा रेशो c is to d है. यदि ये दोनों ही रेशो इक्वल हैं, then we say that the a, b, c, d are in proportion, and the sign for proportionality is a is to b is in proportion with c is to d. ये जो होते हैं ये कहलाते हैं कि a, b, c, d जो है वो proportion में है. यदि दो ratios equal हैं, then the two ratios will be in proportion. As if just now we are saying that these two ratios are equal, that means 2:3 will be in proportion with your 4:6. इस केस में जो a और d है ये हमारे एक्सट्रीम्स कहलाते हैं. कॉर्नर्स में है तो ये हमारा a और d जो है वो एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, और जो b और c है वो हमारे मीन्स कहलाते हैं. और इस केस में when two ratios are in proportion, they are equal, then product of means will be equivalent to product of extremes. जो मीन्स का मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एक्सट्रीम्स के मल्टीप्लिकेशन के. अब मीन्स क्या है, b और c है, और एक्सट्रीम्स क्या है, a एंड d है. यानी कि a मल्टीप्लाइड बाय d विल बी इक्विवेलेंट टू b मल्टीप्लाइड बाय c. इफ द टू रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. अब यदि हम ये वाला एग्जाम्पल लें तो हमारे एक्सट्रीम्स क्या है, 2 and 6 हैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वी विल बी गेटिंग 12. और मीन्स क्या है, 3 and 4 हैं, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो वी विल बी गेटिंग 12. यानी कि जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं, दे आर इन प्रपोर्शन, देन प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स. अब यदि a is to b is in proportion with your c is to d, in that case d is known as your fourth proportional. जो d है वो हमारा कहलाता है
फोर्थ प्रपोर्शनल कहलाता है. So questions could be what will be the fourth proportion if your first, second, third proportion is this. So what will be the fourth proportion? Similarly, यदि हमारे पास कोई रेशियो है A:B और वो इक्वल है यानी वो प्रोपोर्शनल है B:C के, यानी B जो है वो कॉमन आ रहा है, इन दैट केस C इज नोन एज योर थर्ड प्रोपोर्शनल. जो C है वो कहलाता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल और जो B है जो कि कॉमन है दोनों ही रेशियोज के अंदर वो कहलाता है हमारा मीन प्रोपोर्शन. C will be the third proportion and B will be your mean proportion. अब यदि हम यहाँ पे लगाएं product of the means is equivalent to product of extremes, so what we will be getting? A into C will be equivalent to B into B. That means your mean proportion B will be equivalent to रूट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय C. यानी कि जो मीन प्रपोर्शन होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ A एंड C. दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ मीन प्रपोर्शन. Now if there is some ratios are given to us and we have to compare that which ratio is greater and which ratio is smaller. Suppose one of the ratio is A:B and another ratio is your C:D. एक रेशियो है हमारे पास A:B, दैट मीन्स A/B लिख सकते हैं इसको. दूसरा रेशियो है C:D जिसको हम C/D लिख सकते हैं. अब यदि इन दोनों रेशियोज को हमें कंपेयर करना है तो व्हाट वी कैन डू इज वी विल बी मल्टीप्लाइंग A एंड D. A एंड D को मल्टीप्लाई किया, C और B को मल्टीप्लाई किया. इफ द वैल्यू ऑफ A इंटू D इज ग्रेटर देन C इंटू B, अगर A इंटू B की वैल्यू C इंटू D से ग्रेटर आती है देन वी विल बी सेइंग दैट A अपॉन B या A इज टू B विल बी ग्रेटर देन योर C इज टू B. और यदि AD की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ AD इज लेस देन योर प्रोडक्ट ऑफ C एंड B, in that case we will be saying that A upon B is less than your C upon D. यानी कि हमें किन्हीं भी दो रेशियोज को यदि कंपेयर करना है तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी मल्टीप्लाइंग A एंड D, वी विल बी मल्टीप्लाइंग B एंड C. इफ द वैल्यू ऑफ A इंटू D इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ C इंटू B, इन दैट केस A अपॉन B और A इज टू B, रेशियो A इज टू B विल बी ग्रेटर देन योर रेशियो C इज टू D. नाउ व्हाट इज कंपाउंडेड रेशियो? सपोज हमारे को टू रेशियोज या मोर देन टू रेशियोज गिवन है. सपोज वन ऑफ द रेशियो इज योर A इज टू B, another ratio is C is to D, another ratio is your E is to F. Suppose these are the ratios. In that case यदि इनका हमें compounded ratio find out करना है तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म्स है सभी रेशियो की उनको मल्टीप्लाई करेंगे. दैट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द कंपाउंडेड रेशियो. यानी A, C एंड E को हमने मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द कंपाउंडेड रेशियो इज टू B multiplied by D multiplied by F. B multiplied by D multiplied by F. This will be the first term and the second term of your compounded ratio. यानी कि अगर हमें 3 रेशियोज गिवन हैं या 2 रेशियोज गिवन हैं या 4 रेशियोज गिवन हैं, उनका कंपाउंडेड रेशियो फाइंड आउट करना है तो हम उनकी फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. दैट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द कंपाउंडेड रेशियो. उनकी सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी द सेकेंड टर्म ऑफ द कंपाउंडेड रेशियो. एग्जाम्पल वी कैन टेक, if it is your 1:2, 2:3. सपोज इसका हमें कंपाउंडेड रेशियो फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी योर 2 एंड इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी योर 6. सो द कंपाउंडेड जो रेशियो होगा दैट विल बी योर 2:6 और वी कैन राइट इट एज 1:3 ऑल्सो. नाउ व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो? यदि हमारे पास कोई रेशियो A:B है, यदि कोई रेशियो A:B है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो होगा A²:B². डुप्लीकेट रेशियो विल बी ऑफ A:B विल बी A²:B². यानी यदि कोई रेशियो हमारे पास है 1:3 तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इट विल बी 1:9 विल बी द डुप्लीकेट रेशियो. 1 का स्क्वायर विल बी 1 और 3 का स्क्वायर विल बी 9. Now, if we have to find the subduplicate ratio of any of the given ratio, suppose again I am assuming that the ratio given to us is your A:B, तो इसका subduplicate ratio होगा square root of A is to square root of B. This will be the subduplicate ratio of the given ratio A:B. Now, if we have to find the triplicate ratio of any of the given ratio, suppose A:B is the given ratio, and we have to find the triplicate ratio of this given ratio, then it will be
a क्यूब इज टू b क्यूब। जो फर्स्ट टर्म है उसका क्यूब निकालेंगे, जो सेकंड टर्म है उसका क्यूब निकालेंगे, एंड दिस रेशियो विल बी द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ द गिवन रेशियो। Now, if we have to find the sub-triplicate ratio of the given ratio A is to B, then it will be cube root of A is to cube root of B will be the sub-triplicate ratio of the given ratio A is to B. Now, what is componendo and dividendo? अगर हमारे पास सपोज गिवन है कि A is to B, A upon B is equivalent to your C upon D. अगर इस तरीके से हमें गिवन है कि a अपॉन b की जो वैल्यू है वो इक्वल है c अपॉन d के, इन दैट केस अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो a प्लस b ओवर a माइनस b विल बी इक्विवेलेंट टू c प्लस d ओवर c माइनस d। ये हमारा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का रूल कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग यदि हमारे पास कोई दो रेशियोज हैं जो इक्वल हैं, यानी a अपॉन b यदि इक्वल है c अपॉन d के, देन a plus b upon a minus b will be equivalent to your c plus d over c minus d. Now the variation. Suppose हमारे पास कोई दो क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी है x और दूसरी क्वांटिटी है y। यदि x वेरी हो रहा है और उसके साथ में y भी वेरी हो रहा है, तो वो दो तरीके से वेरी हो सकता है कि x इंक्रीज हो तो y भी इंक्रीज हो। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि x इंक्रीज हो तो y डिक्रीज हो। यदि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यदि कोई दो क्वांटिटी हैं, एक क्वांटिटी है x, एक क्वांटिटी है y, और इस तरीके से वेरी कर रही हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, दैट मीन्स x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। सपोज आई एम सेइंग कि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 2 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी? 10 रुपीज होगी। 3 पेन्स की कितनी होगी? 15 रुपीज होगी। यानी कि यदि नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो कॉस्ट है उनकी वो भी इंक्रीज हो रही है प्रोपोर्शनेटली। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन बेसिकली। अब यदि हमने बोला कि एक क्वांटिटी x जो है वो तो नंबर ऑफ पेन्स हो गई, जो y है वो आपकी कॉस्ट हो गई, यानी कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड वी नो कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट हम लगाते हैं, दैट मीन्स x इज इक्विवेलेंट टू, सपोज वो कांस्टेंट k है तो x विल बी इक्विवेलेंट टू योर ky। दैट सिंपली मीन्स x अपॉन y की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट होती है। जब दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उन दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो होता है दैट विल ऑलवेज बी सेम, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एज इफ आई एम सेइंग जस्ट, यदि एक पेन है तो उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज, 2 पेन्स है तो उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज, 3 पेन्स है तो उसकी कॉस्ट है 15 रुपीज। अब यदि हम इनका रेशियो लेंगे, ये x की वैल्यूज हैं, ये आपकी y की वैल्यूज हैं, ये हमने मान लिया कि नंबर ऑफ पेन्स जो है वो x है और जो उनकी कॉस्ट है वो y है। अब यदि हम इनका रेशियो लें तो ये 1/5 हो गया, इसका रेशियो लिया अगेन इट इज 1/5, इसका रेशियो लिया अगेन इट इज 1/5। यानी कि जब दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उस केस में उनका जो रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज सेम। अब यदि इसके अपोजिट हम ये बोलें कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/y के, या फिर कहें कि x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, यानी x यदि एक क्वांटिटी है जो इंक्रीज हो रही है तो y क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो या एक के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो तो वी से दैट द टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर और दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर इन इनवर्स वेरिएशन। एग्जाम्पल यदि हम इसका लें तो यदि कोई काम है उसको 4 पर्सन्स करते हैं तो उसको कंप्लीट करने में 5 डेज लग रहे हैं। अब यदि नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो वो काम कम टाइम में हो जाएगा, यानी कि यदि नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ डेज जिसमें वो काम कंप्लीट हो रहा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट मीन्स एक चीज इंक्रीज हो रही है, यदि नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, यदि नंबर ऑफ पर्सन्स कम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज जिसमें वो काम कंप्लीट होगा वो इंक्रीज हो जाएंगे। सपोज आई एम सेइंग कि अगर नंबर ऑफ पर्सन 4 हैं तो काम को कंप्लीट करने में 5 डेज लग रहा है। अब यदि नंबर ऑफ पर्सन 5 हो जाएंगे तो काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 4 डेज लगेगा। यदि नंबर ऑफ पर्सन 2 हो जाएंगे तो काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 10 डेज लगेगा। अब यदि हम ये केस देखें तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 20, 5 multiplied by 4 is 20, 2 multiplied by 10 is 20. This is your x, this is your y.
यानी कि जब दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली वेरिएशन में होते हैं, उस केस में दोनों ही क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज सेम. अब अगेन इफ वी आर गोइंग टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो एक कांस्टेंट आएगा. सपोज हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल में कन्वर्ट किया, यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगा दिया k अपॉन y हो जाएगा. यानी कि k की वैल्यू क्या होगी, x मल्टीप्लाइड बाय y होगी. यानी इन दोनों क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है that will always be a constant. So simply two types of variations are there. One is your direct variation, another is your inverse variation. Direct variation के अंदर जो दो quantity directly variation में होती हैं उनका जो रेशियो होता है that is always a constant. वो हमेशा एक ही नंबर आएगा. अगर हम किसी भी कंडीशन के अंदर उनका रेशियो लेंगे that will remain same. सिमिलरली यदि दो क्वांटिटी हैं जो इनवर्सली वेरिएशन के अंदर हैं, तो उस केस में दोनों ही क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन अ कांस्टेंट. नाउ if suppose there is a vessel is there in which there is x liters of x units of any of the liquid. कोई भी लिक्विड है, कोई भी जूस हो सकता है, कुछ भी है, वो x यूनिट्स हैं. अब यदि इस x यूनिट्स में से हमने y यूनिट्स उस लिक्विड को निकाला और y यूनिट हमने उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, मतलब टोटल क्वांटिटी तो हमने सेम की सेम ही रखी, लेकिन हमने क्या किया, पहले x यूनिट्स जो था आपका जूस था या जो भी लिक्विड था उसके अंदर से हमने y यूनिट्स निकाला और उसको रिप्लेस किया वाटर से. ऐसा हमने n नंबर ऑफ टाइम्स किया, मतलब पहली बार किया, फिर दोबारा हमने y लीटर्स y यूनिट्स जो है आपका निकाला, जूस या जो भी चीज़ है, मिक्सचर जो भी है, उसको निकाला और उसके अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया. तो आफ्टर n टाइम्स, मतलब n टाइम्स ऐसा करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्टेंट बचेगा, जो भी हमारे पास सोल्यूशन बचेगा, जो भी हमारे पास जूस मिक्सचर बचेगा, उसके अंदर जो ओरिजिनल जूस था उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, दैट विल बी x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस y अपॉन x रेज टू द पावर n. This will be the quantity of the original juice in the mixture after n number of times of replacement. ये कैसे आएगा, that we will be understanding while we will be solving the question related to it. So अगर x units हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी मिक्सचर है, उसके अंदर से हमने y units निकाला फर्स्ट टाइम और उसके अंदर y units हमने वाटर ऐड कर दिया. सिमिलरली दोबारा हमने उस मिक्सचर में से जिसमें हमने वाटर ऐड कर दिया था उसमें से अगेन हमने y units निकाला और उसमें y units रिप्लेस कर दिया वाटर से. तो आफ्टर n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिंग दिस प्रोसीजर द कंटेंट, द मिक्सचर विल बी हैविंग योर सोल्यूशन. जो ओरिजिनल था हमारे पास जूस था या जो भी था, उसकी कितनी क्वांटिटी बचेगी n नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा करने के बाद, दैट विल बी गिवन बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस y अपॉन x रेज टू द पावर n. Hope it is clear to you what is ratio, what is proportion, some of the terms related to it. It is a very important formula used in so many questions while solving. Product of means is equivalent to product of extremes. Then your compounded ratio, then your duplicate ratio, all these are very important terms which will be used while we will be solving various questions related to it. Now let's understand some of the questions related to what we have learned just now. So here is the first question. If 46.4 is to x is equivalent to or is in proportion with x is to 2.9, then find the value of x. Just now we have seen that if there are two ratios which are in proportion, then product of means will be equivalent to product of the extremes. यदि दो ratios proportion में हैं तो उस condition में क्या होता है, ये आपके means हैं और ये आपके extremes हैं. Product of the means will be equivalent to product of extremes. That means x multiplied by x will be equivalent to 46.4 multiplied by your 2.9. If we are going to solve it further, ये decimal remove किया, 10 denominator में आया, इधर भी decimal remove किया, 10 denominator में आया. तो न्यूमरेटर में हो गया आपका 464 multiplied by 29 और डिनोमिनेटर हो गया आपका 100. अब यदि हम इसको फैक्टर करने की कोशिश करें, यदि डिवाइड करें, अगर इसको 4 से हमने डिवाइड किया, 464 को हमने 4 से डिवाइड किया, सो 4 1 is 4, 4 1 is 4 एंड 4 6 is 24. लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया, मतलब 464 को हम लिख सकते हैं 116 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन इट इज योर 29 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10. Now again 116 is divisible by 4, so we will be dividing it by 4. So it will be 4 2s are 8 and 4 9 is 36 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by 29 divided by 10 into 10.
116 को हमने क्या लिखा 29 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये वैल्यू है हमारे पास x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर की। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x, तो x क्या होगा, x विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस 29 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10। अब ये स्क्वायर रूट का साइन है, तो हम जब स्क्वायर रूट के बाहर लेकर जाएंगे इन नंबर्स को, तो यहाँ पे 29 का एक पेयर बन रहा है, तो वन ऑफ द 29 विल कम आउट। 4 का एक पेयर बन रहा है, सो वन ऑफ द 4 विल कम आउट, और 10 का भी एक पेयर बन रहा है, तो वन ऑफ द 10 विल कम आउट। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 29 multiplied by 4 divided by 10. Now 4 9 is 36, 3 4 to the 8 and 116 divided by your 10. That will be your 11.6. Value of x will be your 11.6. Now the second question is, if 7a is equivalent to 6b is equivalent to 12c, what is a is to b is to c, इसकी वैल्यू क्या होगी यदि ये रिलेशन हमें गिवन है। अब 7a भी इक्वल है 6b के, 6b इक्वल है 12c के। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 7a है वो इक्वल है 6b के, इक्वल है 12c के, और ये सब इक्वल है किसी भी एक नंबर के, मतलब इक्वल किसी भी चीज के हैं, दैट इज योर k। अब यदि यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें तो a क्या हो जाएगा, 7a इज इक्वल टू k है, तो a क्या हुआ k अपॉन 7 हो गया। b क्या हुआ, 6b की वैल्यू है इक्वल k के, सो b विल बी k अपॉन 6। सिमिलरली 12c इक्वल है k के, सो c विल बी k अपॉन 12। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमने k की टर्म्स में निकाल ली, सो a विल बी k अपॉन 7, b विल बी k अपॉन 6, c विल बी k अपॉन 12। अब यदि हम देखें 7, 6 और 12 डिनोमिनेटर्स हैं, इनका यदि हम एलसीएम निकालना चाहें तो 6 2 12, सो 7 to 14 84 विल बी द एलसीएम। इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 84 होगा। और हमें पता है कि यदि हम रेशियोज को किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो a इज टू b इज टू c। a की वैल्यू है k अपॉन 7, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 84 से। b की वैल्यू है k अपॉन 6, इसको मल्टीप्लाई किया 84 से। c की वैल्यू है k अपॉन 12, इसको मल्टीप्लाई किया 84 से। सो 7 1 is 7, 7 2s are 14, 6 1 is 6, 6 4 is 24, 12 12 5 is 12 6 is 72, 12 7 is 84, 7 times। यानी a is to b is to 6 की वैल्यू क्या हो गई, 12k is to 14k is to 7k। अब इसको हम कॉमन नंबर k से डिवाइड कर सकते हैं, सो a is to b is to c will be 12 is to 14 is to 7। दिस विल बी द आंसर। क्योंकि हमारे पास यदि कोई रेशो गिवन है तो हम वो रेशो इक्वल होगा यदि हम उसको किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी भी कॉमन नंबर से हम डिवाइड करें, तब भी वो रेशो सेम ही रहता है। सो हियर वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय द एलसीएम ऑफ 7 6 एंड 12, दैट इज 84, और यहाँ पे हमने क्या किया, k से डिवाइड कर दिया। सो रेशियो ऑफ a is to b is to c will be 12 is to 14 is to 7। Now the third question is, if compound ratio of ratios x is to 2 and 9 is to y is 3 is to 4, then find compound ratio of x plus y is to 5 and 2 is to y। अब हमारे पास इन दोनों का कंपाउंड रेशियो गिवन है 3 is to 4 और हमें इनका कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड रेशियो क्या था, अभी हमने देखा था कि जो आपके फर्स्ट टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ योर कंपाउंड रेशियो। जो सेकंड टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द सेकंड टर्म ऑफ द कंपाउंड रेशियो। तो अब इन दोनों का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय x 9x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय y, दैट इज योर 2y, इट इज इक्विवेलेंट टू योर 3 अपॉन 4। इन दोनों का जो कंपाउंड रेशियो होगा दैट विल बी 9x इज टू 2y, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 3 is to 4 के इक्वल गिवन है। अब यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9x मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्विवेलेंट टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2y, और वी कैन से x इज इक्विवेलेंट टू 3 इंटू 2y डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9, 2 2s are 4, 3 3s are 9, और वी कैन से y अपॉन 6, यानी x की वैल्यू y अपॉन 6 है, या फिर हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू जो है वो 6x है। या तो x y अपॉन 6 बोले या ये बोले हम कि y की वैल्यू 6 इंटू x है, 6x है, बोथ आर सेम। तो हमारे पास यहाँ पे एक कंक्लूजन आ गया फर्स्ट कंडीशन से कि y की जो वैल्यू है वो 6x के इक्वल है। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों का कंपाउंड रेशियो।
तो इन दोनों का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गई कंपाउंड रेशियो की। जो सेकेंड टर्म होगी वो क्या होगी 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई विल बी द सेकेंड टर्म। यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास कंपाउंड रेशियो हो गया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हम देखें तो y को हम रिप्लेस कर सकते हैं 6x से, क्योंकि अभी अभी हमने रिलेशन फाइंड किया है कि y इज इक्विवेलेंट टू योर 6x। तो यहाँ जहां भी y आ रहा है वी कैन रिप्लेस इट बाय योर 6x, सो इट विल बी x प्लस 6x मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू y को रिप्लेस किया हमने 6x से, सो इट विल बिकम ये 6x प्लस x हो गया आपका 7x मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय योर 5 मल्टीप्लाइड बाय 6x। x से x कैंसिल, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, so it will be 7 upon 15, or we can say 7:15 will be the compound ratio of these two ratios. This is how we can find it out. Now the fourth question is, if 1 upon 3 multiplied by a is equivalent to 3b is equivalent to 3 upon 4c, then find the ratio of a is to b is to c. a is to b is to c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। या तो हम इसको किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल रखें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ओवर हियर वी कैन सी कि जो 3b वाली टर्म है इसके अंदर फ्रैक्शन में नहीं है, यानी इसको यदि हम फर्स्ट और सेकंड को इन दोनों को लेके चलें और इन दोनों को साथ में लेके चलें, देन वी विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड c इन टर्म्स ऑफ b ऑल्सो, वी कैन डू दैट। सो अगर हमने फर्स्ट और सेकंड रेशियो लिया, यानी कि a अपॉन 3 लिया इक्वल 3b के, ये वाला फर्स्ट रेशियो a अपॉन 3 इज इक्वल टू 3b, यदि हम इसको देखें तो a की वैल्यू क्या हो गई, a विल बी 3 3 जा 9b हो गया, a की वैल्यू विल बी 3 इंटू 3 दैट इज योर 9b हो गया। यहां से हम देखें c की वैल्यू, अगर हमने लिया 3b इज इक्वल टू 3 अपॉन 4c, 3b इज इक्वल टू 3 अपॉन 4c लिया, इस केस में c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3b multiplied by 4 divided by 3 will be the value of c। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि c की वैल्यू हो जाएगी आपका 4b। c की वैल्यू क्या हो गई 4b हो गई। हमें फाइंड क्या करना है, a is to b is to c फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 9b, b की वैल्यू तो b हो ही गई, और c की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 4b। सो a is to b is to c क्या हुआ, यदि सभी को b से डिवाइड किया, सो इट विल बी 9 is to 1 is to 4 will be the value of a is to b is to c। a is to b is to c की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 is to 1 is to 4 will be the value of your a is to b is to c। किया क्या हमने, हमें यहाँ से साफ दिख रहा था कि यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ b, तो हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ b दैट इज योर 9b। इन दोनों केस कंडीशन से हमने c की वैल्यू फाइंड करी इन टर्म्स ऑफ b, मतलब किसी भी एक कॉमन वेरिएबल की फॉर्म में हम बाकी सब की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अब a is to b is to c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a को हमने 9b लिखा, b तो b है ही, एंड c को हमने 4b लिखा, सो रेशियो ऑफ a is to b is to c विल बी और 9 is to 1 is to 4। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। Now let's understand some more questions which are asked in various competitive examinations. So here is the fifth question. What is the third proportional to 16 and 48? यदि 16 और 48 का हमें third proportional find out करना है. So we have learned just now कि जब हमें third proportional find out करना होता है, तो in that case it is the condition A is to B is in proportion with your B is to C. यदि ये कंडीशन है तो C को हम थर्ड प्रपोर्शन कहते हैं, यानी कि जो 48 है दिस इज द वैल्यू ऑफ B एंड वैल्यू ऑफ A इज योर 16। दैट सिंपली मीन्स 16 is to 48 is in proportion with 48 is to, suppose हमारा जो थर्ड प्रपोर्शन है उसकी वैल्यू x है and we have to find the value of x, and we know that the product of means is equivalent to product of extremes, यानी कि 16 multiplied by x, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। 16x is equivalent to 48 multiplied by 48, or we can say x is equivalent to 48 multiplied by 48 divided by your 16। अब यदि 4 से डिवाइड करें तो 4 4 is 16, 4 1 is 4, 4 2s are 8, again it will be 12, so 12 into 12 it is your 144, so value of x will be, that means third proportional will be 144। If 2 is to 3
2/3 is to 8 is to, power 8 raised to the power 5.06 is in proportion with 8 raised to the power minus 4.06 is to x. Then find the value of x. यानी कि यहाँ पे ये वाला रेशो और ये वाला रेशो जो है वो इक्वल है, वो प्रोपोर्शन में है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगेन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. 2:3 2 raised to the power 3 multiplied by x, product of these two will be equivalent to 8 raised to the power 5.06 multiplied by 8 raised to the power minus 4.06. इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इनके प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा. अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया फर्दर. 2 raised to the power 3 multiplied by x is equivalent to, see over here bases are same, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर्स आर गोइंग टू बी एडेड. यहाँ पे एक की पावर है 5.06, दूसरे की है माइनस का 4.06. यदि इन दोनों पावर्स को हम ऐड करेंगे तो इट विल बी 5.06 माइनस 4.06, यानी कि 1 आ जाएगा. 8 raised to the power 1 it will be, we know कि 2 raised to the power 3 will be your 8. 2 into 2 into 2. 2 into 2 will be 4 and 4 into 2 will be 8. Means 8 multiplied by x is equivalent to 8 raised to the power 1 means 8 only, or we can say value of x is 8 upon 8, that is your 1. यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी. Now the next question, if a is to b is equivalent to 2 is to 3, b is to c is 5 is to 7, then find c is to a. अब इसको करने के लिए हम या तो हम ये करें कि b को एलिमिनेट कर दें. यहाँ पे अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशो को और इस रेशो को, तो हमारा b एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इस रेशो के अंदर b डिनोमिनेटर में है और इस रेशो में b न्यूमरेटर में है. या फिर हम क्या करें कि a is to b is to c की वैल्यू फाइंड आउट करें और फिर हम b को एलिमिनेट करके a is to c या c is to a जिसकी भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करें. तो देखिए यदि हम इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं तो a is to b मीन्स a अपॉन b हो गया. हमने इसको मल्टीप्लाई किया इस रेशो से, दैट इज योर b is to c, दैट मीन्स b अपॉन c से. तो ये किसके इक्वल हुआ, a is to b की वैल्यू है हमारे पास 2/3 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 5/7. b से b कैंसिल हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई. a अपॉन c इज इक्विवेलेंट टू 5 2s are 10 ओवर 7 3s are 21. लेकिन हमें वैल्यू c is to a की चाहिए, a is to c की नहीं, c is to a की चाहिए. सो c अपॉन a विल बी 21/10. Either this way we can do. Another way could be, अगर हमारे पास a is to b की वैल्यू है 2 is to 3 और b is to c की वैल्यू है 5 is to 7. अब यहाँ पे b की वैल्यू कितना है, 3 पार्ट्स है और यहाँ पे b 5 पार्ट्स है. यानी इस वाले रेशो को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2s are 10 is to 5 3s are 15. a is to b कितना हो गया, 10 is to 15 हो गया. अब इस रेशो में b को सेम करने के लिए हमने b को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया. यानी इस वाले रेशो को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है. अगर 3 से करेंगे तो 5 3s are 15 is to 3 7 is 21. अब 15 a is to b is to c की वैल्यू क्या हो गई, 10 is to 15 is to 21 हो गई. हमें वैल्यू किसकी चाहिए, c is to a की चाहिए. c कितना पार्ट है, c है 21 पार्ट्स और a कितना है 10. So anyhow we can do it either this way or that way. Now the next question is the ratio of price of coffee to that of tea when coffee cost rupees 24 per 100 grams and tea cost rupees 180 per kilogram is. हमें रेशो किसका फाइंड करना है, प्राइस ऑफ कॉफी टू द प्राइस ऑफ टी. यानी कॉफी जो होगा वो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट जो टर्म होगी दैट विल बी प्राइस ऑफ कॉफी एंड द सेकेंड विल बी प्राइस ऑफ योर टी. अब वो यहाँ देखें हम तो यहाँ पे जो कॉफी की कॉस्ट है वो हमें पर 100 ग्राम्स दे रखी है और यहाँ पे जो कॉस्ट है आपकी टी की वो पर किलोग्राम दे रखी है, मीन्स पर 1000 ग्राम दे रखी है. तो या तो हम इसको पर 100 ग्राम में कन्वर्ट कर लें या फिर मतलब दोनों की जो यूनिट है वो हमारे पास सेम होनी चाहिए. अब यदि हमने कॉफी की जो कॉस्ट है वो है 100 ग्राम्स की कॉस्ट है 24 रुपीज. 100 ग्राम्स की कॉस्ट 24 रुपीज है तो 1 ग्राम की कॉस्ट कितनी होगी, इट विल बी 24 डिवाइडेड बाय 100 फॉर 1 ग्राम. ये जो कॉस्ट है ये हमने निकाल ली 1 ग्राम के लिए. सिमिलरली अगर हम टी की कॉस्ट भी निकाल लें 1 ग्राम के लिए, टी की जो कॉस्ट है वो 180 रुपीज है पर किलोग्राम, मीन्स वी कैन से पर 1000 ग्राम. यानी 1000 ग्राम की कॉस्ट यदि 180 रुपीज है तो 1 ग्राम की कितनी होगी, इट विल बी 180 डिवाइडेड बाय योर
1000। अब दोनों की यूनिट सेम हो गई, रुपीज में आ गया पर ग्राम में। पर ग्राम की कॉस्ट कॉफी की इतनी हो गई, पर ग्राम की कॉस्ट टी की इतनी हो गई। बोथ आर हैविंग द सेम यूनिट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड देयर रेशियो, दैट मीन्स 24/100 is to 180 divided by your 1000. This is the ratio which is required. Ratio simply means your division. That means we want the value of 24/100 divided by 180 divided by 1000. This is the value which is required. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 24/100 multiplied by 1000 divided by 180. Now 2 zeros, 3 zeros cancelled. Now they are divisible by your 6. 6 3s are 18. 6 4 is 24. So the ratio will be 4:3. जो इनकी कॉस्ट है उसका जो रेशियो होगा कॉफी टू टी विल बी 4:3. दिस विल बी द रेशियो. सो हमें जब भी कॉस्ट या कुछ भी चीज फाइंड आउट करनी है तो हमारी जो यूनिट है दैट शुड बी सेम. Now let's understand some more questions. So here is the 9th question. In a hospital, ratio between the number of doctors to nurses was 1:3. यानी डॉक्टर्स और नर्सेज का जो रेशियो है वो किसी भी हॉस्पिटल में वो 1:3 का गिवन है हमें. When 12 new doctors joined and 24 nurses left, ratio becomes 3:4. After resignation of K more nurses, ratio becomes 1:1. Find the value of K. तो इनिशियल जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स है और जो नंबर ऑफ नर्सेज है वो किस रेशो में है? 1:3 में है. यानी यदि हम ये अज्यूम कर लें कि जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं इनिशियली यदि वो x हैं तो नंबर ऑफ नर्सेज कितनी होंगी? नंबर ऑफ नर्सेज विल बी और 3x, क्योंकि जो दोनों में रेशियो है वो 1:3 का है. यानी कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स यदि x हैं तो नंबर ऑफ नर्सेज विल बी और 3x. नाउ व्हेन 12 न्यू डॉक्टर्स ज्वाइंड, अब यदि 12 न्यू डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हो जाएंगे? इट विल बी x + 12 is 2. और 24 नर्सेज लेफ्ट, 24 नर्सेज ने लीव कर दिया, दैट मीन्स 3x थी अब कितनी हो गई? 3x - 24. 24 ने लेफ्ट कर दिया तो जो रेशियो है वो हो जाता है आपका 3:4 का. सो दिस इज द कंडीशन. 12 न्यू डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया और 24 नर्सेज ने लीव किया तो रेशियो विल बिकम 3:4. नाउ इफ वी विल बी सॉल्विंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर. 4 will be multiplied by x + 12 and 3 will be multiplied by 3x - 24. Cross multiply करेंगे. 4 multiplied by x will be 4x plus 12 4s are 12 24 30 12 4s are 48. It is equivalent to 3 3s are your 9x minus 4 3s are 12 to carry over 1. Then 3 2s are 6 and 1 7. 72. Now if we will be solving it further, इस 72 को हमने LHS में लिया तो दिस विल बिकम 48 + 72. इट इज इक्विवेलेंट टू 9x minus 4x. So this will become 8 and 2 10 0 carry over 1. Then 7 12 and 1 20. It is equivalent to your 5x. So what the value of x will be? 120 divided by your 5. That will be the value of your x. Then 5 1s are 5 5 2s are 10. Then 5 4 is 20. 24. तो इनिशियली जो डॉक्टर्स के नंबर था वो 24 था और जो नर्सेज का था दैट विल बी 24 × 3. दैट वाज द इनिशियल नंबर. अब यदि ये कंडीशन देखें तो अभी कितने हैं? x + 12 तो आपके पास डॉक्टर्स हैं और 3x - 24 फिलहाल नर्सेज हैं. तो यदि x + 12 डॉक्टर्स हैं दैट मीन्स नंबर ऑफ डॉक्टर्स विल बी 24 + 12. This is the current number of doctors. That will be your 36 is the number of doctors. और नंबर ऑफ नर्सेज कितनी है? 3x - 24 नर्सेज हैं अभी. तो यदि हम 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें सो 4 3s are 12 2 carry over 1 3 2s are 6 and 1 72 हो गया आपका 3x की वैल्यू माइनस का 24 किया. सो 12 - 4 will be your 8 and this will become 6. 6 - 2 will be 4. यानी कि अभी करंट जो पोजीशन है उस पोजीशन में डॉक्टर्स 36 हैं और आपकी जो नर्सेज हैं वो 48 हैं. अब इस कंडीशन में से भी जो नर्सेज हैं के मोर नर्सेज रिजाइन कर देती हैं तो जो रेशियो है वो 1:1 का हो जाता है. अब डॉक्टर्स के नंबर्स वो के वही हैं. डॉक्टर्स तो हैं आपके 36 और जो नर्सेज हैं वो कितनी हो जाएंगी? 48 - k हो जाएंगी क्योंकि 48 नर्सेज थी उनमें से k ने रिजाइन कर दिया तो नंबर ऑफ नर्सेज विल बी 48 - k और तब रेशो क्या हो जाता है आपका? 1:1 हो जाता है.
Now if we will cross multiply, 36 is equivalent to 48 minus k, or we can say k is equivalent to, k को हमने LHS में लिया, 36 को RHS में, तो 48 minus 36. So what the value will come? 12. So value of k will be of 12, means 12 more nurses left or resigned from the hospital. So this is how we can, according to the situation, we can frame the equation and we can find the value of the variable. The next question is the ratio of sum of two numbers to their difference is 5:1. Find the ratio of sum of their squares to difference of their squares. यानी दो नंबर्स हैं, सपोज हम मान लेते हैं कि नंबर जो है वो आपका a और b है, तो उनका जो सम है, सम कितना हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, अपॉन उनका डिफरेंस का रेशियो दैट इज a माइनस b. ये जो रेशियो है वो हमें 5:1 गिवन है. जो नंबर्स हैं a प्लस बी और a माइनस बी, हमने a और b अज्यूम कर लिया, तो उनका जो सम होगा वो a प्लस बी हो जाएगा, उनका जो डिफरेंस होगा वो a माइनस बी हो जाएगा, और जो इनका रेशियो है वो हमें 5:1 गिवन है. यानी कि यदि a प्लस बी की वैल्यू 5x है तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, x है, क्योंकि इनका जो नंबर्स का सम है और जो नंबर का डिफरेंस है उनका रेशियो 5:1 है. यदि नंबर्स का सम a प्लस बी यदि 5x है तो डिफरेंस कितना होगा, x होगा. अब यदि इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें, सो क्या होगा, b एंड माइनस b बोथ आर गोइंग टू कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, a प्लस a विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ a, 5x प्लस x विल बिकम 6x, or we can say value of a is 6x divided by 2, that is your 3x. This is the value of a. ये a की वैल्यू आ गई. अब यदि हम a की वैल्यू किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखें, यदि हमने इस इक्वेशन में रखी a की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ये 3x plus b is equivalent to 5x. So what the value of b will be, 5x minus 3x, that is your 2x. यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई, 2x हो गई. यदि a की वैल्यू 3x है तो b की वैल्यू हो जाएगी 2x. ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई वेरिएबल x के टर्म्स के अंदर. Now we have to find the ratio of sum of their squares to difference of their squares. That means what the value we have to find is sum of their squares. That means a square plus b square upon difference of their squares. That means a square minus b square. This value we have to find it out. Now we are having value of a as 3x, value of b as 2x. a की वैल्यू हमारे पास x की टर्म्स में 3x है और b की वैल्यू 2x है. अब यदि हम ये वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे तो what the value we will be getting, instead of a we have kept 3x, so it is your 3x whole square plus b की जगह हमने रखा 2x का whole square divided by, instead of a 3x we have taken, instead of b we have taken 2x. Now if we will be solving it further, 3x square means 9x square plus 2x whole square means 4x square divided by, it will be your 9x square minus 4x square. Solve करेंगे तो 9 plus 4 will be your 13. It will be 13x square divided by your 5x square. X square going to cancel, so the ratio will be 13:5. So जो sum of their squares का जो ratio है to their difference of their squares will be your 13:5. The next question is p varies directly as x square plus y square plus z square. यानी कि जो p है वो directly proportional है x square plus y square plus z square के. When x is 1, y is 2, z is 3, then p is 70. Find the p when x is minus 1, y is 1 and z is 5. अब जब we know कि जब भी proportionality का हम sign remove करेंगे तो we will be applying a constant of proportionality, तो p will be, suppose constant is k. So p is equals to k x square plus y square plus z square. अब p की वैल्यू क्या गिवन है, हमें 70 गिवन है. So it is your 70 when x is 1. So 1 का square, because x square is here, so square of 1 will be 1. Value of y is 2, so square of 2 will be 4. Value of z is 3, so square of 3 will be your 9. So it is your 70 is equivalent to 14k and k will be 70 divided by 14, that is your 5. तो हमारे पास जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई. अब सेकंड कंडीशन में हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x की, y की, z की वैल्यूज हमें गिवन है. सो वी नो कि p की वैल्यू क्या है, k x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है.
k की वैल्यू हमने रखा 5 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, सो वैल्यू विल रिमेन सेम. x स्क्वायर, वैल्यू ऑफ x इज -1, so -1 का स्क्वायर विल बी 1 ओनली. y स्क्वायर, y is 1, square of 1 will be 1. Value of z is 5, so square of 5 is your 25. So 5 multiplied by 25 plus 1, that will be your 27. 5 7 is 35, carry over 3, 5 to 10 and 3 13. So value of p will be your 135. So according to the question, we'll be framing the equation and we will be finding the answer. Now let's understand few more questions. So here is the 12th question. Radhika requested cashier of bank to get coins in lieu of her check of rupees 1845. Cashier gave her packet containing rupees 5, rupees 10 and rupees 20 coins in the ratio 3:5:7. What is the total worth of smallest coin? तो राधिका के पास टोटल जो अमाउंट था, चेक जो था वो 1845 का था. उसे उसको चेंज चाहिए था उसके, तो उसने केशियर को बोला, तो केशियर ने उसको दिया 5 रुपीज के कॉइन्स, 10 रुपीज के कॉइन्स और 20 रुपीज के कॉइन्स. जो 5 रुपीज के कॉइन, 10 रुपीज और 20 रुपीज के कॉइन्स है, उनका जो रेशियो है दैट इज 3:5:7. हमें फाइंड आउट करना है कि जो स्मॉलेस्ट कॉइन है, यानी कि जो आपका 5 रुपीज का कॉइन है, उसका वर्थ कितना है. अब हम ये मान लेते हैं कि जो 5 रुपीज के कॉइन्स हैं उसका टोटल 3x कॉइन्स हैं. 10 रुपीज के जो कॉइन्स हैं वो टोटल 5x कॉइन्स हैं और जो 20 रुपीज के कॉइन्स हैं वो टोटल 7x कॉइन्स हैं. यानी कि 5 रुपीज के 3x कॉइन्स, 10 रुपीज के 5x कॉइन्स और 20 रुपीज के 7x कॉइन्स जो हैं वो केशियर ने दिए राधिका को. अब यदि 3x कॉइन्स हैं 5 रुपीज के, तो उनका वर्थ कितना होगा. यदि हमारे पास 5 रुपीज का यदि हमारे पास 1 कॉइन होता है तो उसकी वैल्यू 5 रुपीज है. अगर 5 रुपीज के 2 कॉइन्स हैं तो उसकी वैल्यू 5 × 2 10 रुपीज है. सिमिलरली यदि 3 कॉइन्स हैं तो वैल्यू कितनी होगी, 5 × 3 15 रुपीज होगी. तो यदि हमारे पास 3x कॉइन्स हैं 5 रुपीज के, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3x. सिमिलरली यदि 10 रुपीज के 5x कॉइन्स हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5x. 20 रुपीज के आपके पास 7x कॉइन्स हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 मल्टीप्लाइड बाय 7x. एंड द टोटल मनी इट इज इक्विवेलेंट टू योर 1845. इन सब का जो मनी होगा वो टोटल कितना होगा, 1845 रुपीज होगा. अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो 5 3s are 15x प्लस 50, 10 × 5 will be 50x plus 7 2s are 14, 140x. It is equivalent to 1845. So we will solve it further. It will be 5 here, then 5 4 9, 9 and 1 10, 5 4 9 and 1 10, 0 carry over 1, 1 and 2, 205x is equivalent to 1845. So what the value of x will come, 1845 divided by your 205. If I'll divide it by 5, 5 4 is 20, 5 1 is 5, 5 3s are 15, then 5 6 is 30, 5 9 is 45. Further if I'll be dividing, so 9 times 9 1 is 9 and 4 9 is 36, so value of x is your 9. x की वैल्यू कितनी है, 9 है. तो अब हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वर्थ है, स्मॉलेस्ट जो कॉइन है वो कितने का है, 5 रुपीज का है. उसके कॉइन्स कितने हैं, 3x कॉइन्स हैं और उसकी वर्थ कितनी है, 5 × 3x उसकी वर्थ है. तो हमें वर्थ ही फाइंड आउट करनी है. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 × 3x. सो इट विल बी 5 × 3 × वैल्यू ऑफ x इज योर 9. सो इट विल बी 5 9 is 45 × 3, 5 3s are 15, carry over 1, 4 3 12, 135. तो जो 5 रुपीज के कॉइन है उनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 135 रुपीज होगी. The next question is Adi and Diya together have rupees 1440 total. उनके पास मनी है आदि और दिया के पास. If 3/10 of Adi's amount is equivalent to 3/5 of Diya's amount, then how much amount does Diya have? अब हम ये मान लेते हैं कि दिया के पास जो है वो x रुपीज है. अगर दिया के पास x रुपीज है तो आदि के पास कितना होगा, इट विल बी 1440 माइनस x, क्योंकि जो टोटल मनी है वो तो 1440 है.
अगर दिया के पास x हुआ तो आदि के पास कितना होगा, 1440 माइनस x होगा. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3/10 ऑफ आदिज अमाउंट, आदि के पास कितना ये है, सो 3/10 of Adi's amount, that is 1440 minus x, is equivalent to 3/5 of Diya's amount. 3/5 of Diya's amount is your x. If we will be solving it further, we will be getting the value of x from here. Now see, it is in 3 is in multiplication with the whole bracket, so these 3 could be cancelled. Over here even 5 and 10, so 5 2 times it could be cancelled. अब अगर देखें तो इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर x से, 2 will be multiplied by this x, and in the denominator it is 1, so 1 will be multiplied by this bracket. So it will be 1440 minus x, it is equivalent to your 2x. अब ये x हमने इधर लिया राइट हैंड साइड में, so it will be 1440 is equal to 2x plus x, that is your 3x. So what the value of x will be, 1440 divided by 3. So 3 4 is 12, 3 5 15, 3 6 3 7 23, 8 is 24, 480 रुपीज. तो आपके पास जो थी दिया के पास जो अमाउंट था वो कितना था, वो हमने x ही अज्यूम किया था, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 480. तो दिया के पास जो अमाउंट था उसकी वैल्यू कितनी है, 480 रुपीज होगी. The next question is, there is a 120 liter mixture of alcohol and water. Alcohol और water का total 120 लीटर का mixture है, जिसमें alcohol है 7 रेशो में, 7 parts हैं alcohol के और water के हैं 5 parts. Now shopkeeper mixes certain amount of water and the ratio becomes 5:6. अब कुछ water ऐड किया गया इस mixture के अंदर और जो नया रेशो है वो alcohol और water का वो 5:6 हो गया. So find the new quantity of water is what percentage of the original water. जो न्यू वाटर है की क्वांटिटी है वो क्या परसेंटेज है ओरिजिनल क्वांटिटी की, ओरिजिनल वाटर की. अब देखिए टोटल 120 लीटर मिक्सचर है, उसमें से 7 पार्ट्स तो है अल्कोहल और 5 पार्ट्स हैं आपका वाटर. तो टोटल पार्ट्स कितने हुए, 7 + 5, टोटल पार्ट्स विल बी 12 पार्ट्स. टोटल 12 पार्ट्स हैं. अब टोटल 12 पार्ट्स है 120 लीटर्स में, तो अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होगी, जो आपकी अल्कोहल है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 120 लीटर टोटल है, टोटल पार्ट्स हैं 12, इस 12 पार्ट्स में से 7 पार्ट्स अल्कोहल है, सो इट विल बी 70 जो लीटर्स है वो तो है आपके पास अल्कोहल. वाटर कितनी क्वांटिटी है, टोटल 120 लीटर्स है, टोटल पार्ट्स हैं 12, उसमें से 5 पार्ट्स आपका वाटर है, दैट मीन्स 50 लीटर जो है वो आपके पास है वाटर. तो इनिशियल जो क्वांटिटी है अल्कोहल की 70 लीटर है और वाटर की 50 लीटर है. अब इस जो जितना भी पार्ट्स है इसके अंदर कुछ वाटर ऐड किया गया, हम ये मान लेते हैं कि x लीटर वाटर ऐड किया गया, तो जो नया रेशो है अल्कोहल और वाटर का वो बिकम्स योर 5:6. सो अल्कोहल वाज योर 70 एंड वाटर वाज 50. इस 50 में x लीटर ऐड कर दिया गया, so the ratio will become 70 over 50 plus x. Now the ratio is equivalent to 5:6. This is the equation according to the question given to us. Now we will be solving it further. 6 7 is 42, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 को मल्टीप्लाई किया 70 से, 6 7 42, देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस x से, so 5 into 50 will be 250 plus 5 into x will be your 5x. So what the value of 5x will be, it will be 420 minus 250. So value of x is, first of all we will be subtracting it, so 12 minus 5 will be your 7, this will become 3, 170. So value of x will be 170 divided by 5, 5 3s are 15, 25 4 is 20. So जो नया हमने पानी ऐड किया वो 34 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया गया. अब ये जो 34 लीटर्स ऑफ वाटर है ये ओरिजिनल वाटर यानी कि 50 लीटर का कितना परसेंटेज है, ये 34 लीटर वाटर 50 लीटर ऑफ वाटर का कितना परसेंटेज है, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट. सो दैट विल बी 34 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100%. सो 50 2 times 100, सो इट विल बी 68%. कितना है ये, 68% it will be. Now let's understand the last few questions from the topic. So here is the 15th question.
It was decided that a sum of rupees 780 should be divided among P, Q and R in the ratio 1:2:3. मतलब टोटल 780 रुपीज है जो P, Q, R में डिवाइड होना है 1:2:3 के अंदर. By mistake, it was divided in the ratio 1/2:1/3:1/4. लेकिन by mistake ये इस रेशियो में डिवाइड हो गया. So what was the loss of Q? मतलब Q को पहले कितना मिलना था और बाद में कितना मिला, जो मिस्टेक हुई, जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ. तो देखिए टोटल अमाउंट जो है, टोटल जो मनी है वो 780 रुपीज का है और वो PQR में डिवाइड होना है 1:2:3 के अंदर. इन टोटल पार्ट्स कितने हुए 1 + 2 + 3. टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड होना है 6 पार्ट्स में डिवाइड होना है. इन 6 पार्ट्स में से 1 पार्ट तो है आपका P का, 2 पार्ट्स हैं Q के और 3 पार्ट्स हैं R के. यानी कि यदि टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ये मनी, तो 1 पार्ट है P का, 2 पार्ट्स हैं Q के और R का कितना है 3 पार्ट्स हैं. अब हमें जो लॉस है वो केवल Q का फाइंड आउट करना है, तो हमें P और R सबकी वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है. तो 780 को यदि हमको टोटल 3 + 2 + 1 6 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो Q को मिलने हैं. तो Q का पोर्शन कितना हुआ, Q का पोर्शन हुआ 780 टोटल था, उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना था, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 6. अब उसमें से 2 पार्ट्स Q के हैं, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2. ये हुआ आपका Q का पोर्शन. सो Q का पोर्शन कितना हुआ 6, 2 3s are 6, 3 2s are 6, 3 6 are 18, 8 0. 260 रुपीज जो है वो Q का पोर्शन है जो उसको मिलना चाहिए था. लेकिन अब डिवाइड किस रेशियो में हो गया, ये 1/2:1/3:1/4 में ये डिवाइड हुआ है PQR में. अब देखें तो 2, 3 और 4 इन तीनों का यदि हम LCM फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी और 12 विल बी द LCM. यानी इन तीनों ही रेशियो को हम यदि 12 से मल्टीप्लाई करें देन ऑल्सो रेशियो विल रिमेन सेम. सो PQR को बाय मिस्टेक किस रेशियो में मिला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 12 मीन्स 6:3 4 is 12, 4 3s are 12. इस रेशियो में डिवाइड हुआ है P, Q और R को, ये वाला 780 रुपीज. अब यदि ये देखें तो टोटल अमाउंट कितना हो, टोटल कितने पार्ट्स हुए 6 + 4 is your 10, 10 + 3 13 पार्ट्स. यदि टोटल 13 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इस 780 को तो Q को कितने पार्ट्स मिले हैं 4 पार्ट्स मिले हैं. यदि इस टोटल को 13 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो Q का पोर्शन Q को मिला कितना है 4 पार्ट्स मिले हैं. यानी Q को कितना मिला, दैट विल बी 780 को 13 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से 4 पार्ट जो है वो Q को मिला. सो इट विल बी और 3 6 are 18, 60, 6 4 is 24. 240 रुपीज Q को मिले. लेकिन Q को मिलने कितने चाहिए थे 260 मिलने चाहिए थे, मिले कितने 240 मिले. तो लॉस कितने का हो गया 260 - 240 मीन्स 20 रुपीज का Q को लॉस हो गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ पवन एंड सुनील इज 4:3. जो दोनों जने हैं पवन और सुनील, उनकी जो मंथली इनकम है उसका रेशियो 4:3 का है एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2 और जो उनका रेशियो है एक्सपेंडिचर का वो 3:2 है. इफ पवन एंड सुनील सेव ₹4,000 एंड ₹6,000 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम. उनकी मंथली इनकम का सम कितना होगा. ये सब जो रेशियो गिवन है दैट इज फॉर योर मंथली इनकम्स. अब देखिए मंथली इनकम हम मान लेते हैं कि जो पवन है उसकी मंथली इनकम यदि 4x है तो सुनील की मंथली इनकम कितनी होगी, इट इज योर 3x, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो 4:3 का है. यानी कि यदि पवन की मंथली इनकम 4x है तो सुनील की मंथली इनकम है 3x. सिमिलरली यदि पवन की जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो यदि 3y है, यदि जो एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो क्या है 3:2 का रेशियो है. यानी कि यदि पवन का मंथली एक्सपेंडिचर 3y है तो सुनील का मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा 2y होगा. ये इन दोनों की मंथली इनकम का हो गया, ये दोनों की मंथली एक्सपेंडिचर हो गया.
अब हमारी सेविंग क्या होती है, जितनी इनकम हुई माइनस जितना एक्सपेंडिचर हुआ, दैट इज योर सेविंग। ये हमारी इनकमिंग है, मतलब ये इनकम है, और ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो यदि इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल बी गेटिंग योर सेविंग्स। अब पवन ने तो सेव किया मंथली 4000 रुपीज और सुनील ने सेव किया 6000 रुपीज, यानी कि पवन की जो मंथली इनकम थी वो 4x थी, उसमें से उसके एक्सपेंडिचर को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारी सेविंग कितने की हुई, 4000 रुपीज की हुई। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन वी कैन फ्रेम, सुनील की मंथली इनकम है 3x और उसके मंथली एक्सपेंडिचर है 2y, तो उसकी सेविंग है 6000 रुपीज की। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, x एंड y ओवर हियर। नाउ अब क्या करें कि इस इक्वेशन को यदि हम देखें तो यदि इस इक्वेशन को फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, यदि फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें और सेकेंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से किया तो 4 2s are 8x माइनस 3 2s are 6y इज इक्विवेलेंट टू 4 into 2 दैट इज योर 8000। फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी जो सेकेंड इक्वेशन है यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 3 3s are 9x minus 3 2s are 6y, it is equivalent to 6 3s are 18. This will be the सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी, इसको यदि हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों में ही हमारा जो y का कोफिशिएंट है दैट इज योर सेम। अब यदि इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को यदि सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा, इट इज योर 9x माइनस 8x विल बी योर x, इट इज इक्विवेलेंट टू 18000 माइनस 8000 दैट इज योर 10000। ये हो गए हमारे पास x की वैल्यू। अब हमें दोनों की मंथली इनकम का सम चाहिए। मंथली इनकम पवन की है 4x और सुनील की है 3x, तो सम कितना हो गया, 4x प्लस 3x दैट इज योर 7x। x की वैल्यू यदि 10000 है तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10000 दैट इज योर 70000 is the sum of their monthly income. This is how we can frame the equations and solve it for finding the value of the unknown. Now the last question, price of entry ticket to a circus increased in the ratio 4:7. यदि जो एंट्री टिकट है सर्कस का उसकी जो प्राइस है वो इनिशियली यदि 4 पार्ट्स थी तो अभी वो 7 पार्ट्स हो गई, मतलब 4:7 में इंक्रीज हो गई। और नंबर ऑफ विजिटर्स जो है वो रेट इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज हो गए, पहले यदि 15 आते थे तो अब 8 आते हैं, जो रेशियो है वो 15:8 का इस रेशियो में डिक्रीज हो गए। सो व्हाट रेशियो हैज द टोटल कलेक्शन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, जो तो टोटल कलेक्शन पहले होता था और जो टोटल कलेक्शन अब हो रहा है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, कितने से हुआ है, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट। तो अब ये मान लेते हैं हम कि जो एंट्री टिकट है, जो एंट्री टिकट्स हैं वो यदि पहले 4x थे तो अभी कितने हो गए हैं, 7x हो गए हैं। जो एंट्री टिकट्स की प्राइस है वो पहले यदि 4x थी तो वो अभी 7x हो गई है। जो नंबर ऑफ विजिटर्स की बात करें तो नंबर ऑफ विजिटर्स यदि पहले 15y थे, यदि वो पहले 15y थे तो अब कितने हैं, 8y रह गए हैं। अब यदि नंबर ऑफ विजिटर एक है, सपोज 1 विजिटर है और हमारी जो प्राइस है टिकट की वो 100 रुपीज है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज की इनकम हो गई। यदि विजिटर्स 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 200 रुपीज की इनकम हो गई। विजिटर्स 3 हैं तो इनकम कितनी हो गई, 3 into 100 300 की हो गई। यानी कि यदि हमारे एंट्री टिकट 4x रुपीज का है और नंबर ऑफ विजिटर 15y है, ये तो प्रीवियस कंडीशन है, ये न्यू कंडीशन है, ये तो ओल्ड कंडीशन है और ये हमारी न्यू कंडीशन है। तो हमारी इनकम, प्रीवियस इनकम, ओल्ड इनकम कितनी होगी, ओल्ड इनकम वॉज, एंट्री टिकट तो था 4x उसका प्राइस था और टोटल विजिटर्स जो विजिट कर रहे थे वो 15y विजिट कर रहे थे, तो टोटल इनकम कितनी हो रही थी, 4x मल्टीप्लाइड बाय और 15y। 15 4 is 15 30 15 4 60 xy की इनकम थी। अब नई कॉस्ट हो गई 7x रुपीज, लेकिन विजिटर्स कितने हो गए, 8y हो गए। तो न्यू इनकम कितनी हो गई, न्यू इनकम विल बी 7x मल्टीप्लाइड बाय योर 8y, 56xy हो गई।
यानी कि हमारा जो टोटल यदि हम देखें तो हमारी जो डिक्रीज हुआ है, हमारी जो इनकम है वो डिक्रीज हो गई। पहले हमारी जो इनकम थी वो 16/2xy थी, अभी जो हमारी इनकम है दिस इज योर 56xy, यानी कि हमारी x तो सेम ही है, यहाँ पे y भी सेम ही है, यानी जो हमारी अभी की जो नई इनकम है वो डिक्रीज हो गई है। किस रेशो से डिक्रीज हो गई? 60xy इज टू 56xy, इस रेशो में डिक्रीज हो गई है। ये xy से xy कैंसिल हो जाएगा। इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर, सो बोथ आर डिविजिबल बाय योर 4, 4 1 is 4, 4 5 is 20, 4 1 is 4, 4 4 is 16, so 15:14 के रेशो में, यानी यदि पहले 15 की इनकम होती थी, 15 पार्ट्स इनकम होती थी, तो अभी 14 ही होती है। सो दिस इज हाउ, दिस इज द अमाउंट, दिस इज द रेशो इन विच द इनकम इज decreased. So this is how we will be solving the questions according to the concept whatsoever we have learned. This is all from this topic. Hope it is clear to you. Soon we will be coming with the more videos related to your various competitive examination. Till then, thank you.